नमस्कार। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के वीडियोस की इस सीरीज़ में जो हमने कल से आरंभ की है, आज हम राजस्थान की प्राकृतिक संसाधनों को लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास का अध्ययन हमको करना हो या किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास भी करना हो, तब भी हमें वहाँ पर दो प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये दो प्रकार के संसाधन प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बिना मानवीय संसाधन निरर्थक हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम मानवीय संसाधनों को देखें तब उनकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी प्राकृतिक संसाधनों की होती है। विश्व में ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के बिना विकास नहीं कर पाए हैं। हम हमारे राज्य की स्थिति यदि देखें तो हम पाएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण इस राज्य की जलवायु पूर्णतः उष्ण मरुस्थलीय है। कल हम राजस्थान की लोकेशन के बारे में बात कर चुके हैं और इसकी आकृति एक पतंग के समान है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर ही रहती है, थोड़ी बहुत चौड़ाई अधिक है। ऐसे में इसका आकार पतंग के समान हो जाता है। राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है और राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाएं भारत के 5 राज्यों को छूती हैं। एक ओर उत्तर में पंजाब से, उत्तर पूर्व में हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। इस प्रकार ये 5 राज्यों को हमारे राजस्थान की सीमा छूती है। इतना बड़ा राज्य जो कि देश का 10% कुल भूभाग रखता है, बहुत बड़ा राज्य, इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये केवल भारत में प्रथम है, यही इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि इसकी विशेषता यह भी है कि राजस्थान इंग्लैंड का 2.5 गुना है, जापान का 8 गुना है, इज़राइल का 17 गुना है। इतना बड़ा भूभाग है हमारा। तो इतने बड़े भूभाग जो कि कई देशों से बड़ा है, अकेला एक लोकसभा क्षेत्र जो जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों ज़िलों को कवर करता है। ये अकेला लोकसभा क्षेत्र इसी देश के केरल राज्य जितना बड़ा हो जाता है। तो यदि हम राजस्थान के बारे में बात करें तो बहुत विस्तृत बातें हो जाती हैं। अब हम
इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले आते हैं: बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। 1070 किलोमीटर लंबी यह सीमा, जो एक दूसरे के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है भारत और पाकिस्तान के लिए, यह मूलतः प्राकृतिक है और थार के रेगिस्तान से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और यातायात की कठिनाइयाँ भी पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा पर भी व्यय काफ़ी अधिक करना पड़ता है। अब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पहले बता चुके कि राज्य का लगभग 61% भूभाग रेत के विशाल टीलों से ढका हुआ रेगिस्तान है। इसका मध्यवर्ती भाग अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। ये पर्वत दिल्ली से आरंभ होकर गुजरात तक फैली हुई सीमा बनाते हैं और राज्य को 2 भागों में बांट देते हैं। इन पर्वतों के बहुत नीचा होने के कारण पश्चिम का रेगिस्तान धीरे धीरे बहुत अधिक फैलता जा रहा है। ये भी राजस्थान की अपनी एक समस्या के रूप में सामने आता है। राज्य की मुख्य विशेषता यहाँ की विषम जलवायु है। एक ओर पश्चिम व उत्तर मरुस्थलीय प्रदेश में गर्मियों में बहुत ऊंचे तापमान रहते हैं। 48 से 50 डिग्री तक के तापमान पहुंच जाते हैं। सर्दियों में इन्हीं क्षेत्रों में तापमान की भारी गिरावट रहती है। -3 सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। इन क्षेत्रों में जलवायु शुष्क बनी रहती है और वनस्पति कम उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण है कि वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम है। कुछ क्षेत्रों में तो यह एक वर्ष में 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा मापी जाती है। यदि हम राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करें तो जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वार्षिक वर्षा में कमी होती जाती है और उसी के अनुसार जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। अब हम राजस्थान के इन प्राकृतिक विभागों को डिटेल में पढ़ते हैं। राजस्थान के प्राकृतिक विभाग हम 4 कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, और ये धरातल और जलवायु के अंतरों के आधार पर हमने किए हैं। जब हम राजस्थान के प्राकृतिक विभाग देखते हैं तो ये 4 भाग हैं: उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। इनके अंतर्गत किस प्रकार से अलग अलग ज़िले आते हैं और इनमें धरातल और जलवायु के अंतर किस प्रकार के हैं, ये हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है, जिसमें राज्य का लगभग 61% भूभाग और 12 ज़िले आते हैं।
ये 12 ज़िले हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर और सीकर। 35 ज़िलों में से 12 ज़िले रेगिस्तानी प्रदेश के हिस्से में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिरोही, पाली, अजमेर और जयपुर ज़िलों के उत्तर पश्चिमी भाग भी इसी प्रदेश में आते हैं। इस प्रदेश का पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है और पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक है। यदि पश्चिमोत्तर भाग में देखें तो वर्षा का औसत मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम आता है। फलौदी, चूरू, जैसलमेर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गर्मियों में तापमान 48 डिग्री तक हो जाता है और सर्दियों में यह तापमान न्यूनतम -3 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ की बालू रेत होने के कारण बहुत बड़े बड़े टीले जो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इन रेत के टीलों से कई बार खेतों में टीले आ जाते हैं, कई बार सड़क मार्ग व रेल मार्ग भी अवरुद्ध कर देते हैं। भूमिगत जल स्तर बहुत अधिक गहरा है। केवल लूनी ही एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अजमेर के पास पुष्कर घाटी के समीप अरावली की पहाड़ियों में आना सागर से माना जाता है और यह पश्चिम में बहती हुई दक्षिण पश्चिम भाग में 320 किलोमीटर तक बहकर कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है, जहां पहुंचकर इसका पानी फैल जाता है। यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण कृषि बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत रिच माना जाता है, क्योंकि इमारती पत्थर अनेक प्रकार के निकाले जाते हैं, अनेक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। नागौर ज़िले में टंगस्टन नामक धातु निकलती है, जो भारत में एकमात्र इसी स्थान से प्राप्त होती है। पूरे भारत का सर्वाधिक जिप्सम और अभ्रक इन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त होता है। रॉक फॉस्फेट खनिजों के विशाल भंडार हैं और इस प्रकार हम पाते हैं कि अब तो यहाँ पर पेट्रोलियम भी निकाला जाने लगा है और इस पेट्रोलियम के निकलने के कारण यहाँ का जीवन परिवर्तित होने की संभावना है। किंतु सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ होते हुए भी औद्योगिक विकास के लिए अन्य सुविधाएं नहीं हैं। अतः केवल खनिज पदार्थों के होने से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। दूसरा प्राकृतिक विभाग है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश
कुल राजस्थान का 9% भाग आता है इसमें, और उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और अजमेर ज़िले के कुछ हिस्से, इन सब में यह फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। इसकी अन्य चोटियां भी राजस्थान में ही स्थित हैं, जैसे सेर, अचलगढ़। अजमेर में तारागढ़ की जो चोटी है वो 873 मीटर ऊंची है। अरावली क्षेत्र में अधिकांश भूमि ऊबड़ खाबड़ है, खेती के अयोग्य है, इसलिए इसकी ढालों पर जो खेती की जाती है उनमें मक्का की खेती अधिकतर पाई जाती है। अरावली पहाड़ की कृषिगत पैदावार जो होती है वो इसकी छोटी छोटी जो नदियां हैं उनसे प्राप्त जल के द्वारा हो जाती है। यदि हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को देखें तो हम पाएंगे कि राज्य में पठारी प्रदेश जो हाड़ौती का पठार कहलाता है, और यदि भारत के नक्शे में देखें तो यह मालवा के पठार का ही एक हिस्सा होता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बांसवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर मूलतः ये ज़िले आते हैं। एक ओर तो ये पठारी प्रदेश हैं और दूसरी ओर यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होने के कारण और साथ ही साथ चंबल नदी तथा और अनेक नदियों का इस क्षेत्र में बहाव क्षेत्र होने के कारण इन ज़िलों में काफ़ी अधिक खेती होती है। और ये जो खेती है ये केवल खाद्यान्न फसलों की ही नहीं होती, बल्कि उपजाऊ मिट्टी होने के कारण जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कपास, अफ़ीम, तंबाकू, गन्ना, इनकी बहुत अधिक खेती इन क्षेत्रों में होती है। सोयाबीन, ये सारी चीज़ें इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यह पठार थोड़ा थोड़ा करौली और धौलपुर क्षेत्रों तक भी फैला हुआ हमें दिखाई देता है। हालांकि हाड़ौती के पठारी भाग को दो पृथक पृथक भागों में बांट दिया है, जिन्हें विंध्या स्कॉर्पलैंड और दक्षिण लावा पठार कहते हैं। चौथा जो भूभाग है का विभाजन है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह भौतिक प्रदेश राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जमा कर दी गई है। इस कारण काफ़ी अच्छी खेती होती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तिलहन, सारी प्रकार की खेती इस क्षेत्र में अच्छी पाई जाती है। इस क्षेत्र में बनास नदी से लाए हुए जल और उससे बना हुआ मैदानी भाग है। एक ओर बनास नदी
जो कि राजसमंद ज़िले में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में बहती हुई यह खंडार के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। दूसरी ओर चंबल, जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल में मऊ नामक स्थान से निकलती है। राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में है। इसके बाद यह चंबल नदी आगे जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इन मैदानी क्षेत्रों में और छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। जयपुर ज़िले में ढूंढ और बाणगंगा नदियाँ हैं। बाणगंगा जयपुर के पास विराटनगर की पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी भाग में बहती हुई उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के समीप यमुना में मिल जाती है। राज्य के दक्षिण भाग में माही और उसकी सहायक नदियां हैं। डूंगरपुर के आसपास जाकर वहाँ माही, जाखम और सोन की त्रिवेणी बनती है और इस प्रकार उस प्रवाह क्षेत्र में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इस क्षेत्र में मैदानी जो भाग है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही एक बरसाती नदी मानी जाती है जिसका प्रवाह अरब सागर की ओर है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी नदी पर बांसवाड़ा ज़िले में लोहारिया गांव के समीप बांध बनाया गया है, जो कि माही बजाज सागर परियोजना के रूप में विद्युत का उत्पादन कर रहा है। इस प्रकार राजस्थान सरकार में 6 नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं का हल हो सके। यदि हम राजस्थान की झीलों को देखें तो 2 प्रकार की झीलें राजस्थान में हैं। एक तो खारे पानी की झीलें हैं जिनसे नमक का उत्पादन होता है। सांभर झील और पंचभद्रा या पचपदरा झील 2 झीलें हैं। सांभर झील जयपुर के निकट है, जो कि फुलेरा रेल मार्ग के समीप स्थित है। यही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और देश का 8% नमक इसी झील से उत्पादित होता है। दूसरी पचपदरा झील, जो बाड़मेर ज़िले की बालोतरा के समीप स्थित है, इसका नमक भी काफ़ी उच्च कोटि का होता है। सोडियम क्लोराइड इसमें 98% तक मिलता है। इसके अलावा और खारे पानी की झीलें हमको रेगिस्तान में कहीं कहीं मिल जाती हैं, जैसे लूणकरणसर, डीडवाना की झील इत्यादि। मीठे पानी की झीलें राज्य के उन जिलों में स्थित है जो पठारी, मैदानी या पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। मीठे पानी की झीलों में उदयपुर में जयसमंद, राजसमंद में कांकरोली के समीप राजसमंद, अजमेर में आना सागर, फाय सागर, पुष्कर, पिछोला, फतेह सागर, जयपुर में रामगढ़, जोधपुर के समीप कायलाना, अलवर के समीप राजसमंद, बांसवाड़ा के पास बजाज सागर
इस प्रकार जयपुर, अजमेर, उदयपुर सभी स्थानों पर झीलें दिखाई देती हैं। ये प्राकृतिक झीलें इन स्थानों को रमणीय बना देती हैं। आबू की नक्की झील, जो कि माउंट आबू का एक विशेष आकर्षण होती है। हम जलवायु की दृष्टि से यदि राजस्थान को बांटें तो एक इतना बड़ा राज्य जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है। शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के अंतर्गत वो सारे स्थान आते हैं जो कि जिनका तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और जिनका न्यूनतम तापमान गर्मियों में 34 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 12 डिग्री सेल्सियस रहता हो, उन्हें हम शुष्क प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश, जिनमें वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक वार्षिक हो जाती हो। शुष्क प्रदेश में यह वर्षा मात्र 5 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। अर्धशुष्क प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। उप आर्द्र प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा का औसत रहता है और आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर वार्षिक तक रहता है। अति आर्द्र जलवायु में राज्य के केवल दक्षिणी पूर्वी भाग के जिले आते हैं, जैसे कि झालावाड़, बांसवाड़ा इत्यादि। यदि हम मिट्टियों की दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि राज्य में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भूरी मिट्टी, सीरोज़म मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई और रेत के टीले, जलोढ़ मिट्टी और लवणीय मिट्टी। इतनी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होने के कारण इन सभी मिट्टियों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न प्राकृतिक विशेषताएं और बनावट होने के कारण बहुत प्रकार के फसलों को उगाया जा सकता है। अनेक प्रकार की फसलों को उगाने के कारण राज्य में न केवल खाद्यान्न बल्कि व्यापारिक फसलें, तिलहन इत्यादि का उत्पादन भी भारी मात्रा में होता है। पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सीढ़ीदार खेत हैं उन्हें बनाकर वहाँ पर भी फसलों को प्राप्त किया जा सके। बलुई मिट्टी या रेत, बालू रेत में किस प्रकार से हम सूखी खेती कर सकते हैं या जल कम होने के कारण कम जल से हम किस प्रकार खेती प्राप्त कर सकते हैं, फसलें प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में इस प्रकार के अनुसंधान चलते रहते हैं और मिट्टी पर तथा उन मिट्टियों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को किस प्रकार से उगाया जा सके और इन फसलों से किस प्रकार से हम अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें। राज्य में अनेक प्रकार के वन हैं
जल की कमी होने के कारण राज्य का जो वन क्षेत्र है वो काफ़ी कम है। सामान्यतया भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों का होना उचित माना जाता है, किंतु राजस्थान में वन क्षेत्र काफ़ी कम है। अलग अलग ज़िलों में इसकी अलग अलग स्थिति है। यदि हम ओवरऑल राजस्थान में वनों को देखें तो मात्र 8% वन क्षेत्र है, जबकि ये वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। केवल 8% वन क्षेत्र राजस्थान में है। और जिस प्रकार मिट्टियों का वर्गीकरण है, जलवायु का वर्गीकरण है, उसी प्रकार वनों के वर्गीकरण भी किए गए हैं। शुष्क सागवान के वन हैं, मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं, शुष्क वन है और बहुत ही कम क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। धौंक के वन बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्रों में हैं। शुष्क जलवायु वाले वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, थोर आदि झाड़ियों वाले वन दिखाई देते हैं। इस प्रकार राज्य का कुल वन क्षेत्र काफ़ी कम है। वनों के विकास के लिए अनेक सरकारी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार के वन संरक्षित किए जा रहे हैं ताकि वन्य जीवों का भी संरक्षण संभव हो सके। इस वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। 3 राष्ट्रीय पार्कों व 1 राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाया गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि शेरों की भूमि भी कहा जाता है, यह बाघ के लिए अभयारण्य है। केवलादेव घना नेशनल पार्क भरतपुर, यह पक्षियों के लिए नीलगाय, चीतल, सांभर, हिरण इत्यादि की धरोहर की रक्षा के लिए बनाया गया है। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दरा क्षेत्र में बनाया गया है, कोटा और झालावाड़ के मध्य यह राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य बना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जो कि डेजर्ट सेंचुरी है, इसमें मुर्गा, सारस, बस्टर्ड, गरुड़, बाज आदि पाए जाते हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोंडावन पक्षी की रक्षार्थ इस सेंचुरी में बहुत काम हो रहा है। कुछ वन्य जीव अभयारण्य, जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का, कुंभलगढ़, सीता माता प्रतापगढ़ में है, कैला देवी करौली में, टाड़गढ़ रवाली, अजमेर, फुलवारी कीनाल उदयपुर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। इस प्रकार कुल राज्य में 3 राष्ट्रीय पार्क, 1 राष्ट्रीय मरु उद्यान, 26 अभयारण्य और 33 बंद वन्यजीव क्षेत्र बनाए हुए हैं। इन सब से न केवल वनों की सुरक्षा बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य प्रकृति
कि पारिस्थितिकी संतुलन का पूरा होता है, अर्थात एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन जो हो चुका है, जो इम्बैलेंस हो चुका है एनवायरनमेंट का, वह इससे धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में वनों को काटना, वन्य जीवों का शिकार करना, ये सब कुछ बंद हो जाए और प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ मनुष्य प्रकृति को पुनः संतुलित करने के प्रयास भी कर सके। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों का यह पहला भाग आज इस वीडियो में पूरा होता है। दूसरे भाग के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।